आरबीआई पॉलिसी की घोषणा हो चुकी है और आरबीआई गवर्नर ने एक बार फिर रेट कट करके दिया है। अब रेट कट के क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या इफेक्ट होगा, उन सभी पर बात होगी। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर राहुल अग्रवाल, सीनियर इकोनॉमिस्ट इकरा से, और साथ ही हमारे साथ रचित जुड़े हैं, हेड ऑफ रिसर्च हैं फ्रॉम बीएन के कैपिटल से। रचित जी, गुड मॉर्निंग। एंड राहुल सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। राहुल सर, पहले मैं यही जानना चाहता हूं कि ये जो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ और जो पॉलिसी स्टांस चेंज हुआ है एक्चुअली फ्रॉम न्यूट्रल टू एकोमोडेटिव, ये किस तरह से देख रहे हैं सर कि मतलब FY26 विल बी द ईयर ऑफ रेट कट्स? जी, तो सबसे पहले तो जो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ है वो अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस था। बट जो स्टांस चेंज हुआ है वो थोड़ा सरप्राइजिंग था। तो हमें लगा था कि न्यूट्रल स्टांस से ही कंटिन्यू करेगा आरबीआई। बट इस स्टांस चेंज के साथ उन्होंने क्लियर सिग्नलिंग कर दिया है कि आगे या तो रेट कट होगा या पॉज होगा। उन्होंने स्टांस भी लिक्विडिटी पोजीशन से डीलिंग कर दिया है और कहा है कि स्टांस सिर्फ रेट्स पे ही गाइडेंस देगा आगे के लिए। तो उस हिसाब से हमें लग रहा है कि और रेट कट्स आने वाले हैं। तो हमारा अंदाजा ये है कि अगली 3 पॉलिसीज में 2 में रेट कट हो सकता है 25-25 बिप्स का। रचित जी, चूंकि आप स्टॉक मार्केट काफ़ी क्लोजली देख रहे हैं, इस समय क्या एडवाइस कर रहे हैं क्लाइंट्स को? क्योंकि आज सारे क्लाइंट्स ने ये सोचा होगा आपके कि रेट कट आएगा तो शायद मार्केट कुछ ग्रीन में आएगा, लेकिन बैंक निफ्टी भी प्रेशर में है, सेंसेक्स सबसे निफ्टी पहले सब कुछ प्रेशर में। या प्लीज। सबसे पहले विवेक सर, आपको नमस्कार, मेरे फेलो नमस्कार सर। पैनलिस्ट को नमस्कार और दर्शकों को नमस्कार। एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। माय प्लेजर। देखिए, ये जो पॉलिसी है ये इन लाइन है, मतलब जैसे कि राहुल जी भी बता रहे थे कि दिस वाज समथिंग दैट द स्ट्रीट वाज ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग, और ये हमने डिस्काउंट कर दिया था। इसके साथ साथ आप देखिए कहीं ना कहीं मल्होत्रा साहब ने एक और चीज क्लियर कर दी है। जो उन्होंने इन्फ्लेशन और जो जीडीपी के टारगेट्स भी रीसेट किए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ये बता दिया है कि उनको भी समझ में आ रहा है कि जो ग्लोबल टैरिफ वॉर चल रहा है इसके लिए हमें अकोमोडेटिव होके ही चलना पड़ेगा। और अभी इस कंडीशन में इंडिया को बाहर निकालने के लिए दीज आर सर्टेन स्टेप्स विच आर टू बी टेकन, और वो आने वाले समय में भी और ऐसे स्टेप लेते रहेंगे। तो मेरी समझ से, क्योंकि ये मार्केट एक्सपेक्ट ही कर रहा था इस तरीके का रेट कट, बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट उसके चलते नहीं आना लाजमी है। और मार्केट भी कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि ठीक है, मल्होत्रा साहब ने अपनी चीजें क्लियर कर दी हैं और वो भी हमारा साथ देने को तैयार हो गए हैं। मगर जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट्स की सिचुएशन चल रही है, मार्केट इस पर्टिकुलर स्टेप को बहुत ही यूफोरिक मैनर में रिएक्शन देने में अभी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है। आरबीआई की पॉलिसी इवेंट थी और वो आगे क्लियर होती जा रही है। बट हाँ, ज्यादा बड़ा डर उस पे मार्केट नजर लगा के बैठा हुआ है, तो इसीलिए मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। जी, राहुल सर, अगर देखें तो सीपीआई इन्फ्लेशन का जो पहले प्रोजेक्शन था, जो सीपीआई इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन है FY26 के लिए, वो 4% किया है, और जो जीडीपी का प्रोजेक्शन था उसको 6.7 से घटाकर 6.5% किया गया। कंसीडरिंग कि आरबीआई गवर्नर को अब ये पता है कि हम टैरिफ वॉर के सिनारियो में हैं, जहां पर कि यूएस से हम पनिश भी हुए हैं 26%। हालांकि हमारी ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है और वहाँ से पॉजिटिव सिग्नल भी चल रहे हैं। कैसे लग रहा है सर इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन ये साल कैसा रहने वाला है, और इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ये साल आपके क्या एस्टिमेट्स हैं इकरा के कि किस तरह का रहने वाला है ये साल? आरबीआई जी जी आरबीआई गवर्नर ने कहा कि उन्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि अब सीपीआई अलाइन हो रहा है उनके 4% टारगेट से। तो हम इस बात से अग्री करते हैं। और ये जो कमतरी हो रही है सीपीआई इन्फ्लेशन में, ये पूरी फूड इन्फ्लेशन की वजह से हो रही है। तो हमें 2-3 चीजें इन्फ्लेशन फ्रंट पे देखनी होंगी। सबसे पहले जो हीट वेव्स की एक्सपेक्टेशन है उसका क्या असर होता है फूड प्राइसेस पे अगले
1 से 2 महीनों में। दूसरी चीज है कि ये ट्रेड और टैरिफ वॉर जो चल रही है उसका करेंसी पे क्या इम्पैक्ट होता है, जिसका पास थ्रू इन्फ्लेशन में होगा। तो ये दो चीजें हमें देखनी होगी सीपीआई फ्रंट पे। बट ब्रॉडली हम अग्री करते हैं कि सीपीआई अराउंड 4% के आसपास एवरेज करेगा। जीडीपी फ्रंट पे 20 बेसिस पॉइंट से उन्होंने अपनी फोरकास्ट कम की है। यहां पर हमें लगता है कि ये फोरकास्ट जो उन्होंने कम की है फिर भी थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक है। तो उनकी जो 6.5% की फोरकास्ट है, हमें लगता है कि नंबर 6.2% के आसपास होगा। और स्पेशली H1 की जो फोरकास्ट है, जो कि ट्रांजिशनरी पीरियड होगा, जब टैरिफ्स में चेंजेस होंगे और जो डील स्ट्राइक करने के पीरियड होंगे, जब इंडिया भी और बाकी सारी कंट्रीज भी नेगोशिएट करेंगी यूएस के साथ, उस इंटरिम पीरियड में शायद ग्रोथ में ज्यादा हिट आएगा। तो हमें लगता है कि इनकी ग्रोथ फोरकास्ट थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक है। बट एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बहुत सारे नोन अननोन्स हैं, तो सिचुएशन बहुत ही डायनामिक होगी और हमें बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना होगा मैक्रो डेटा को, और कॉन्स्टेंटली ग्रोथ फोरकास्ट रीलुक करनी होगी। जी सर, आपने बताया कि अगली 3 पॉलिसीज़ में 2 बार रेट कट होगा और ठीक है, आप आरबीआई के जो डेटा हैं उनसे काफ़ी कुछ सेटिस्फाइड भी हैं और ट्रेड डील को लेकर जो ट्रेड वॉर को लेकर और ट्रेड डील को लेकर जो अनिश्चितताएं चल रही हैं, कंसीडरिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स, आपने सारी कुछ चीज़ें फैक्टर इन की हैं। सर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आरबीआई पॉलिसी में नहीं थी और आपको लगता है कि आरबीआई गवर्नर को उन चीज़ों पर भी कुछ बात करनी चाहिए थी, या कुछ ऐसे कंसर्निंग पॉइंट जो कि अभी तक इकोनॉमी पर उन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उनको कंसीडर करना चाहिए? और देखिए, हमारा एक कंसर्न लिक्विडिटी पे था, जो कि उन्होंने कुछ हद तक एड्रेस कर दिया है और लिक्विडिटी कंडीशंस भी काफी ईज हो गई हैं एंड मार्च से, जो उन्होंने कंटिन्यूअस ओएमओज और स्वैप्स किए हैं उसकी वजह से। तो अब मतलब उन्होंने ये कहा है कि वो ट्राई करेंगे कि सफिशिएंट लिक्विडिटी प्रोवाइड करें, तो वो हमारा एक मेन कंसर्न रहेगा या मॉनिटरेबल आप कह सकते हैं अगले 2 महीनों में। क्योंकि आरबीआई की फॉरवर्ड बुक काफी बड़ी हो गई है और उसकी अनवाइंडिंग कैसे होगी वो हमें देखना होगा। तो दैट इज समथिंग दैट आई विल वॉच आउट फॉर ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 months। बट उसके अलावा हमारे एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ही यह पॉलिसी हुई है। ठीक है, तो ये पॉलिसी ठीक है। सर, आपने जो बताया कि जो एक लिक्विडिटी प्रॉब्लम थी एट द एंड ऑफ मार्च, बिकॉज हमने देखा कि ओएमओ के जरिए आरबीआई ने काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न किया था। नाउ द थिंग इज़ कि वो उस समय एडवांस टैक्स का जो प्रॉब्लम रहता है जमा करने का, उसकी वजह से थोड़ा सा हर साल ये लिक्विडिटी क्राइसिस एट द एंड ऑफ मार्च एक्यूमुलेट हो जाता है और उसको बहुत अच्छे से टैकल किया। बट नाउ मैं कुछ पढ़ रहा था कि आज की जो डेट में हमारे पास लिक्विडिटी सरप्लस हो गया है, उसको कहीं ना कहीं शायद वो बैंकर्स को कुशन दे रहा है ट्रेड वॉर्स की सिचुएशन से लड़ने के लिए। ये रहना चाहिए या आपको लगता है कि आरबीआई को सख्त कर लेना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए? देखिए, लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम थी वो जनवरी से ही थी। तो जो डॉलर आउटफ्लोज हुए थे उसकी वजह से लिक्विडिटी क्रंच हुआ था। जो आप सीजनल फैक्टर हैं जो मार्च में हमेशा होता ही है, वो एडिशनल एक कंस्ट्रेंट था। बट जो और करेंसी लीकेजेस की वजह से भी Q4 में जनरली लिक्विडिटी टाइट होती है। तो अब देखिए, लिक्विडिटी सरप्लस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि सिर्फ रेट कट से पास थ्रू, बेसिकली बैंकर्स रेट कट्स तभी पास थ्रू करेंगे जब सिस्टम में सफिशिएंट लिक्विडिटी हो। तो जो नॉन एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लोन्स हैं, उनमें पास थ्रू तभी होगा जब आपका सस्टेन्ड लिक्विडिटी सरप्लस हो। तो इसीलिए लिक्विडिटी सरप्लस मेंटेन करना आगे भी इंपॉर्टेंट होगा। और उसमें जैसे कि मैं कह रहा था, एक की मॉनिटरेबल ये होगा कि कैपिटल फ्लोज को क्या हो रहा है और उसकी वजह से लिक्विडिटी पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। तो उस हिसाब से आरबीआई को लिक्विडिटी फ्रंट पे एक्शंस लेने होंगे।